नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जाने हैं। और अधिनियम के गुण क्या है, दोष क्या है, उससे क्या फायदा होगा, नुकसान क्या होने वाला है, उससे क्या समस्या उत्पन्न होगी, क्या बेहतरी लाया जा सकता है, उसके बारे में जाने हमने। आज हम जानेंगे पर्यावरण हेतु आवश्यक वर्तमान दृष्टिकोण। कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय में पर्यावरण में जो भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन सभी को दूर करने के लिए क्या करना होगा, हमें कौन से उपाय ढूंढना होगा, कौन कौन से ऐसे दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसके आधार पर हम पर्यावरण को बेहतर कर सकें। अब वर्तमान में पर्यावरण को समझने तथा उसकी सभी बाधाओं को दूर करने, उसे संतुलित एवं जन उपयोगी बनाने हेतु मनुष्य को अपनी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना जरूरी है। और परिवर्तन लाने के साथ साथ उन योजनाओं का निर्माण भी करना जरूरी है जिसके आधार पर क्या किया जा सके, पर्यावरण को बेहतर किया जा सके। जिसमें सबसे पहला हमें पर्यावरण के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। पर्यावरण के क्षेत्र में हर स्तर पर उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक प्रशिक्षित व्यक्तियों का उपलब्ध न हो पाने के कारण आज पर्यावरण संबंधी जो भी योजनाएं बनती है, वो योजनाएं क्या नहीं हो पा रही है, सफल नहीं हो पा रही है। और पर्यावरण को अलग से कार्य समझ कर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रत्येक विभाग को कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए, तभी एक सही प्रस्तुतिकरण संभव हो सकता है। उसके साथ साथ दूसरा है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता। किसी भी नए उद्योग को प्रारंभ करने से पूर्व उसका पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कराना आवश्यक है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि आने वाले समय में जो उद्योग धंधे या जो भी कंपनियां लग रही है, उससे आने वाले समय में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, कौन सी घटनाएं दुर्घटना ये समस्या उत्पन्न कर हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक है कि किन क्षेत्रों में हमें उद्योग धंधे लगाना चाहिए और किन क्षेत्रों में नहीं लगाना चाहिए। उसके साथ साथ तीसरा हमें जो दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता वर्तमान समय में चाहिए, पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति में अथवा पृथ्वी पर मानवीकृत पर्यावरण की स्थिति जो मानव के दोषपूर्ण कृत्यों के बाद रह गई है, उसे संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। और अपरिवर्तनीय संसाधनों को कम से कम उसे क्या किया जाए, उसे परेशान किया जाए, या परिवर्तनीय संसाधनों की आवश्यकता अनुसार ही उपयोग किया जाए, या मनुष्य को धार्मिक मान्यता एवं सांस्कृतिक परंपराओं और प्राचीन प्रथाओं रीति रिवाजों के माध्यम से ही कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है कि पहले जो जिस प्रकार से रीति रिवाज परंपरा या अन्य तरीके से क्या करते थे, अपने कार्यों को संपादन कराने का कार्य करते थे, उसी तरीके से क्या करना चाहिए, आज भी कामों को करना चाहिए, ज़्यादा प्रकृति को छेड़ना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ चौथा है कि पर्यावरण साहित्य के निर्माण और उसका वितरण। जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के संबंध में जानकारी गांव गांव में और राज्य में, शहर में निवास करने वाले हर व्यक्तियों तक उपलब्ध कराना चाहिए। और उन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से जनता को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और जनमानस को इन सभी चीज़ों के बारे में भली भांति जानकारी होना चाहिए कि पर्यावरण आज वर्तमान समय में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण या कितना जरूरी है। इसके साथ साथ पर्यावरण साहित्य का निर्माण और उसका वितरण। उसके बाद आता है इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में शोध। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की निरंतर प्रगति ने पर्यावरण के क्षेत्र में कई नई दिशाएं दी है तथा कई समस्याओं को हल करने की पेशकश भी की है, जिन्हें इसलिए प्रयोग में नहीं ला जा सकता क्योंकि वह महंगी है। और शोध के माध्यम से कम व्यय वाली तकनीक का विकास किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाली पर्यावरणीय संकटों से बचा जा सके। उसके बाद आता है अगला जो दृष्टिकोण है, पर्यावरण सुरक्षा। तो इस संरक्षित की गई स्थिति की सुरक्षा तथा उसकी आवश्यक देखभाल इस पद के अंतर्गत आता है कि पर्यावरण को हर स्थिति में विनाश से बचाना है तथा प्रकृति के विविध कार्यकलापों को अबोध गति से चलाने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम क्या होता है, ज़्यादातर हम स्कूल कॉलेज में, गांव में क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगा देते हैं, घर में भी लगाते हैं, तो मगर वह क्या है, देखभाल और पानी के बिना क्या हो जाता है, कई बार वो मर जाता है या जीवन उसकी समाप्त हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, उसकी देखभाल। अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो उसको क्या किया जाना चाहिए, एक तो पेड़ किसी एक जगह पे लगा हुआ, उसे अगर हम उसका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो उसे उस जगह से निकाल कर किसी दूसरी जगह लगाना नहीं चाहिए। अगर किसी दूसरी जगह अगर लगा रहे हैं तो उसका बराबर देखभाल करना
चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, पर्यावरण दावों के लिए विशेष न्यायालय। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण विकृति करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थान को तत्काल विशेष न्यायालय के माध्यम से क्या किया जाना चाहिए, पर्यावरण कानून के अंदर सजाएं होनी चाहिए तथा इसमें अन्य लोगों को भी अपने आप सुधरने का अवसर मिलेगा। भारत में पर्यावरण की रक्षा हेतु अनेक ऐसे कानून का निर्माण किया गया है, जैसे जल संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसके बाद आता है, अगला आता है पर्यावरणीय आचार संहिता का विकास करना। पर्यावरण की समस्या मानव द्वारा ही उत्पन्न हुई है और विशेष उनकी आबादी अधिक है और उसके गलत क्रियाकलापों और विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, चाहे माना जा सकता है उसकी कटु सत्य ही सही, बल्कि आज वर्तमान समय में जो पर्यावरण का हाल हुआ है ये सभी मनुष्य द्वारा ही हुआ है। यह उनका नैतिक दायित्व भी है और कर्तव्य भी है कि पर्यावरण आचार संहिता का निर्माण करें और उसको कठोरता से स्वयं पालन करना चाहिए। उसके बाद आते हैं नगर नियोजन का महत्व। नगर नियोजन में बहुमत के पास प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग न हो तथा हरित पट्टी से नगर घिरा हो, यह तभी संभव है जबकि नगर निगम को या नगर नियोजन को महत्व दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में क्या होता है, आज वर्तमान समय में या जो कंपनियां विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, वो जहाँ पर मन पड़ता है वहीं पर क्या कर देते हैं, गांव शहर बसाना प्रारंभ कर देते हैं। वो ये ध्यान में यही रखते हैं कि हमें पर्यावरण के उद्योग धंधे, जब वहाँ पर उद्योग धंधे लगा रहे हैं वहाँ पर क्या कर सके, किसी प्रकार के पर्यावरण के संबंध में काम करे या नहीं करे, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जहाँ पर मन होता है, जहाँ पर जगह दिए उनको अच्छा लगता है, वहीं पर क्या करते हैं, गाँव शहर बसाना प्रारंभ कर देते हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मनोरंजन स्थल आदि क्या करते हैं, जगहों का निर्माण कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फिर पेड़ को काट दिया जाता है और पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखा जाता, जिसके कारण से क्या है, विपदा आना प्रारंभ हो, जैसे कि नदी तट में शहर बसाना एकदम क्या है, जहाँ पर क्या है, दो दो तीन नदियाँ मिलती है वहाँ पर क्या कर देना है, गाँव शहर बसा देना और वहाँ पर पेड़ पौधे का न होना, ये सभी कारण हैं क्या है, ये भी क्या करते हैं, पर्यावरण को दूषित करने का, उसको प्रभावित करने का काम करते। तो हमेशा क्या करना चाहिए, एक नगर या शहर का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले उस नगर के आसपास क्या नहीं होना चाहिए, नगर के आसपास उद्योग धंधे नहीं होने चाहिए जो प्रदूषण फैलाते हो। दूसरा, हरित पट्टी से नगर घिरा हो। कहने का मतलब है चीज चारों ओर जो हम नगर एवं शहर का निर्माण कर रहे हैं वो एक पर्यावरण से या पेड़ पौधे से घिरा होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बचाया जा सकते हैं। उसके साथ साथ मीडिया का भी प्रभावी भूमिका। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की बहुत ही भूमिका क्या होती है, व्यापक हो जाती है और स्पष्ट रूप से यह जाननी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से किसी भी क्षेत्र में जानकारी प्रस्तुत करने के समय उसके पाठक, श्रोताओं, दर्शकों को सभी भय से बचाना चाहिए तथा उससे मनोबल को बढ़ाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मीडिया द्वारा अनौपचारिक शिक्षण मनुष्यों के मनोवृत्ति को ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिससे वह पर्यावरण की विकृति को दूर करने में तथा पर्यावरण को सुधार लाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा आता है, अगला इसमें हमारी जो दृष्टिकोण है, प्रदूषण की रोकथाम। वायु, जल, भूमि, वाहन तथा ध्वनि प्रदूषण आदि के जनमानस को अत्यंत त्रस्त है। इन वह उपायों करने व उसे भविष्य में हर क्षेत्र में प्रदूषण को रोका जा सके। अवशिष्ट के निस्तारण की समस्या का हल खोजा जाना आवश्यक है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से यह भी प्रदूषण फैला रहे हैं अतः विश्व में मानव की चिंता के कारण बन रहे हैं। प्रदूषण के रोकने हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बनाए गए कानूनों को सख्ती से अनुपालन करना चाहिए, कराना चाहिए। उसके साथ साथ अन्य समस्याओं का निराकरण। अनेक पर्यावरणीय समस्याएं मूल रूप से एक या कुछ समस्याएं जुड़ी है, अतः समाधान खोजने हेतु मूल समस्याओं से वायुमंडल और सोचना उचित एवं उपयुक्त होगा। उद्योगों में आवश्यक क्षमता के प्रदूषण नियंत्रण लगाने वायुमंडल और जयमंडल की अनगिनत समस्याओं से समाधान निहित है और यह दृष्टिकोण प्राकृतिक और मानविक रूप से दोनों प्रकार से पर्यावरण हेतु आवश्यक है। उसके बाद आता है अगला दृष्टिकोण है पर्यावरण सुधार। जितनी भी पर्यावरण विकृत हो गया है अथवा जितना भी अभी क्या हो रहा है, ह्रास होते जा रहा है, उसे सुधारने हेतु व्यवहारिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि घने जंगल लगाया जाना जरूरी है, वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान करना जरूरी है, जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखनी जरूरी है। उसके बाद आते हैं माइनिंग, जैसे कि खदानों को विकृत स्थलों को मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करना जरूरी है। जो पहले से खदान है जो अब बंद हो चुके हैं, जहाँ पर खनाई पूरी हो चुकी है, वहाँ को मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ आवासीय कॉलोनी एवं कस्बों के बीच में क्या है, गाँव का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद आते हैं गंदगी केंद्र को बच्चों से खेलने के लिए मैदान में परिवर्तित कर देना चाहिए। उसके बाद आते हैं स्वचालित वाहनों का उपयोग कम किया जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं भूमि क्षरण रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था हो, खेतों के पारंपरिक कार्बनिक खादों का उपयोग को
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को सुधारा जा सकता है। उसके साथ साथ क्या है, सरकार की नीति एवं कार्यविधि वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान की आवश्यकता को वरीयता देते हुए सरकार को पर्यावरण की नीति बनानी चाहिए तथा इस प्रकार की कार्यविधि अपनाई जानी चाहिए जिसमें वांछनीय परिणाम प्राप्त हो सके। या कह सकते हैं जिस तरीके से हम परिणाम चाहते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस आधार से हमें क्या किया जाना चाहिए, उस तरीके से हमें परिणाम प्राप्त करने के लिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा परिणाम चाहने के लिए क्या करना चाहिए, हमें आवश्यक कार्यविधि एवं नीति नियम का निर्माण करने चाहिए तथा उसके साथ साथ अपने अधीन समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए जिसमें पर्यावरण विकृति से किसी भी कार्य से समझौता ना करे। या जितने भी लोग हमारे क्षेत्र में आसपास रहते हैं उन लोगों को क्या है, इसके आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व को समझाना चाहिए ताकि आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद आते हैं विदेशों में पर्यावरण संरक्षण हेतु अपनाए गए तरीकों का अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण समस्या विश्वव्यापी है और अनेक देशों में जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, जापान, कनाडा आदि शामिल है। इसमें काफ़ी सीमा तक छुटकारा पा लिया है। विश्व के तापन, अम्ल वर्षा तथा ओजोन परत की छाया आदि समस्या के समाधान हेतु विज्ञान तथा तकनीक का सहारा लेना चाहिए और इसके विषय पर हमेशा प्रयत्नशील करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना भी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति की सोचने की दिशा व अकेले मेरे असामान्य करने से क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि कई लोग सोचते हैं कि मैं एक जने पेड़ नहीं काटूंगा, मैं एक जने ऐसा काम नहीं करूंगा, तो मैं एक जने से काम ना करने से यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाता है। इस प्रकार की जो सोच है उसमें परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि सब मिलकर चाहे कोई अच्छा अथवा सही कार्य कर पाने में सफल ना हो, लेकिन एक व्यक्ति किसी अवांछनीय कृत्य से क्या कर सकता है, हाहाकार मचा सकता है। लोगों में अब बूंद बूंद जल भरी तलवा की सोच को जगाना होगा। सभी लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं उनका यह उत्तरदायित्व है कि उसको पर्यावरण को शुद्ध करने या संतुलित रखने में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसलिए सभी लोगों को, जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक इंडिविजुअल को अपनी उत्तरदायित्व, जैसे कि आपके घर में पेड़ लगा है, आपने पेड़ लगाए हैं, जैसे कि आपने कहा कि घर में कोई कोई पानी नहीं देता, मुझे क्यों देना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि आप एक जने पेड़ देंगे, पेड़ में पानी देंगे तो शायद आगे चलकर वो फलदार वृक्ष बनेगा और उससे फल मिलेगा, तो संभवतः आपके विषय से बहुत सारे लोगों को क्या मिल सकता है, फल खाने को मिल सकता है। इसलिए हमें क्या किया जाना चाहिए, लोगों की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए कि सब नहीं कर रहे उसे मैं क्यों करूँ, इस प्रकार की जो सोच है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। उसके साथ साथ आता है पर्यावरण के प्रति जन जागृति। साधारण जनमानस को पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर उसे हो सकने वाली दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए। इन समस्याओं के निराकरण हेतु उसकी भूमिका को, महत्व को समझना चाहिए एवं स्वयंसेवी संस्थाओं महत्वपूर्ण योगदान से समझने एवं समझाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों में जन जागृति, कहने का मतलब ये कि पर्यावरण से आने वाले समय अगर पर्यावरण नहीं बचता है तो आज वर्तमान समय में बिना डराए धमकाए किसी को समझाया नहीं जा सकता। डराए धमकाए का मतलब होता है कि लोगों को स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है कि अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर पर्यावरण हमारे यहाँ बेहतर नहीं होगा तो आने वाले समय में हम किस प्रकार की समस्याओं को झेल सकते हैं या किस समस्या में फंस सकते हैं। उन समस्याओं को फंसने के बाद, जैसे कि बीमारी होता है, और विभिन्न प्रकार की बीमारी होकर सीधा मर जाएंगे, हमें क्या है, वेल्थ, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य भी खराब होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। इस प्रकार से हम चेतावनी देकर या उस जागृति मन में क्या है, सोच लाकर भी क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। उसके बाद आते हैं पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं औचित्य। विश्व समस्या का समाधान केवल योजना निर्माण और उसकी क्रियान्वित करने से ही संभव नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसी व्यवस्थित रूप से पर्यावरण का शिक्षा का प्रावधान प्रत्येक स्तर के लोगों को ये करना चाहिए, चाहे विद्यार्थी हो अथवा कार्यरत कर्मचारी हो या अधिकारी हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी लोगों के लिए आवश्यक सामग्री का चयन तथा उसे प्रदान करने का तरीका अत्यंत व्यवहारिक बनाना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस विषय पे उपायदेता पहचान सके, ये भी जरूरी है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विविध उपायों से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि मानव ने अपनी बुद्धि एवं विवेक करके सदैव प्रगति का मार्ग अपनाया है और मानव अपना सजीव जीवों को समान प्राकृतिक तंत्र पर्यावरण का सामान्य समय है जो प्राकृतिक संसाधनों को निर्भर, अतः प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण ही मानव की प्रमुख जिम्मेदारी है। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र संघ। 21वीं शताब्दी में जलवायु परिवर्तन एवं आतंकवाद विश्व की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है आज वर्तमान समय में। जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता के विकास तथा उसके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है।
वास्तव में जलवायु परिवर्तन विश्व पर्यावरण में निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण का एक विशिष्ट परिणाम है। कहने का मतलब ये है कि बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, अनियंत्रित नगरीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या, वनों का विनाश आदि कारणों से आज क्या है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया है। और परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वायु के प्रदूषण के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन भी क्या हो चुका है, बिगड़ गया है। उक्त कारणों से, इन सभी कारणों से क्या है, विश्व पर्यावरण में ऐसी गैसों की मात्रा बढ़ गई जो विश्व के तापमान को बढ़ा रही है। अब इन गैसों में प्रमुख अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सभी गैसें क्या है, पर्यावरण के ऊपर एक छतरी रूप धारण कर लेती है और सूर्य की ऊष्मा को शोषित कर पर्यावरण का तापमान बढ़ा देती है। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इस ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है, विश्व पर्यावरण के बढ़ते तापमान का अधिक परिणाम है। और तापमान बढ़ने के कारण जलवायु चक्र अनियंत्रित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, चक्रवात आदि की समस्या उत्पन्न होती है। कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया है। और यह प्रभाव उन देशों में अधिक है जहाँ कृषि उत्पादन वर्षा पर निर्भर है, जैसे कि भारत। वर्तमान वर्तमान के तापमान की वृद्धि के कारण ऐसी बीमारियां भी जन्म ले लेती है जो मानव तथा कृषि दोनों के लिए घातक है। जलवायु परिवर्तन का दूसरा घातक परिणाम यह है कि विश्व के तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुवों में जमी ध्रुवों में जमी बर्फ पिघलने लगेगी और इससे विश्व की समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा। और कुल मिलाकर विश्व ताप में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन मानव समाज के लिए खतरा बनकर आया है। और आज के औद्योगिक युग में आरंभ से लेकर अब तक विश्व में औसतन तापमान 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो चुकी है। और विश्व की बढ़ती जनसंख्या, वाहनों की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण के कारण वर्तमान विश्व ताप में वृद्धि दर पहले से कहीं अधिक है। तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज अर्थात IPCC के अनुसार से यदि विश्व का तापमान 1850 की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है तो जलवायु परिवर्तन के परिणाम इतने घातक एवं व्यापक होंगे जिसे पुनः नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके कारण से क्या किया गया है, इसी कारण से IPCC संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1987 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की समस्या तथा उससे निकलने वाली जो परिणाम है उसका अध्ययन करना है। इस संस्था द्वारा पांचवी रिपोर्ट अक्टूबर 2014 में प्रकाशित की गई है। ऐसे अध्ययनों के आधार पर UN द्वारा जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान का प्रयास किया जा रहा है और इसके द्वारा कुछ उल्लेखनीय काम भी किया गया है, जिसके लिए 2007 में IPCC को नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके संबंध में क्या है, इसके बाद संबंध में कई बार चर्चा की गई, जिससे मई 1992 में यूएनओ की महासभा में सभी देशों की सहमति में एक संधि पारित किया गया, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC के नाम से जाना जाता है। और इस संधि में कुल मिलाकर 26 धाराएं, इसकी कुछ धारा यहाँ पर बताई गई। संधि में यह स्वीकार किया गया है जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर है, वैश्विक समस्या है तथा इसके समाधान के लिए विश्व तापमान में बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से रोकना आवश्यक है। इसके लिए हमें 1850 की तुलना में विश्व तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री से कम करने के लिए काम करना चाहिए तथा तापमान में बढ़ोतरी को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को सर्जन पर रोक लगाई जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण पर ध्यान दिए जाना चाहिए। उसके साथ साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस संधि की व्यवस्था की गई है कि प्रतिवर्ष में तत्वाधान में सभी सदस्य देशों में प्रत्येक वर्ष सम्मेलन बुलाया जाएगा तथा इन वार्ताओं में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए विचार उपायों पर क्या किया जाएगा, उपाय ढूंढा जाएगा। इसके संबंध में कहा गया था। उसके बाद इसी संबंध में अगला अभी जो सम्मेलन बनाया गया था, विश्व जलवायु सम्मेलन 1 से 12 दिसंबर 2014 पेरू की राजधानी लीमा में विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया था। अंतिम समय तक कोई सार्थक परिणाम न आने के कारण सम्मेलन की अवधि 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई और इस सम्मेलन में 196 देश के राजनेताओं तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पूर्व की भांति इस सम्मेलन में भारत ने विकल्प देशों का पक्ष मजबूती से रखा और भारत ने इन वार्ताओं में चीन के साथ मिलकर 4 देशों का समूह भी बनाया, जिसे इन देशों का नाम पहले से अक्षर के आधार पर बेसिक समूह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विकासशील देशों का एक अन्य संगठन G77 द्वारा भी गरीब देशों के पक्ष प्रस्तुत किया गया। इन वार्ताओं में भारत एवं अन्य विकासशील देशों का यह तर्क था, चूंकि जलवायु परिवर्तन का संकट
करने में विकसित देशों का ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। अतः उन्हें विकासशील देशों के तकनीकी तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, जबकि विकासशील देश ऐसी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं। विकसित देश ऐसी अब भारत और चीन जैसे बड़े देशों को विकासशील देश मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि इन देशों को बराबर योगदान देना चाहिए। पुनः भारत सहित अन्य विकासशील देश कार्बन की कटौती के लिए बाध्यकारी लक्ष्यों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उनका आर्थिक विकास प्रभावित होगा और इसे बाध्यकारी लक्ष्य लागू करने के लिए उसके पास वित्तीय संसाधनों एवं तकनीकों का अभाव है। कहने का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो कार्बन उत्सर्जन है उसके संबंध में विकसित देश और विकासशील देशों के मध्य क्या है मतभेद होता रहा, क्योंकि बहुत सारे जो विकसित देश हैं उनका मानना है जो ये कार्बन उत्सर्जित होने का ज़्यादा कारण विकासशील देश है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा औद्योगिक धंधे ज़्यादा चल रहे हैं। इसके कारण से उद्योग धंधे ज़्यादा चल रहे हैं, जिससे गैस निकलता है, ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होते हैं। इसी कारण से दोनों देश क्या है आपसी मतभेद करते रहते हैं। फिर भी क्या है इसमें कुछ महत्वपूर्ण एक्शन प्लान के बारे में बात की गई। इसमें यह तय किया गया कि मार्च 2015 तक देश कार्बन उत्सर्जन करने में सभी देश क्या करेगा अपने स्वेच्छा से अपनी उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। दूसरा, इस समझौते में किसी बाह्य संस्था द्वारा किसी देश की कार्बन उत्सर्जन कटौती कार्य प्रकृति में शामिल नहीं किया गया है। उसके साथ साथ इस समझौते में यह स्पष्ट किया गया था कि 2020 के बाद व्यवस्था में कार्बन कटौती के सभी देश बाध्यकारी होंगे अथवा नहीं। विकासशील देश इस बाध्यकारी का विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि विश्व के सभी देश इस विषय पे बात कर रहे थे। उसके बाद 21वां जलवायु सम्मेलन 2015 सम्मेलन 21वां जलवायु सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के 147 देशों को नेताओं को संबोधित किया और जो बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित करने के लिए आम सहमति बनने के मकसद से एकत्रित हुए थे। उन्होंने अपने विचार में कहा कि जलवायु परिवर्तन हमारी समस्या है, हमारी समस्या नहीं, एक ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है जो औद्योगिक युग में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से पैदा हुआ। दूसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारी पद्धति हमारी अनंत परंपराओं विश्वासों की उपज है। इसी कारण से क्या है इसी विषय पर क्या किया गया है बात ज़्यादातर किया गया है। उसके बाद आते हैं पर्यावरण सोच का बढ़ता दायरा। पर्यावरणीय सोच का बढ़ता दायरा कि पर्यावरण प्रदूषण और उसके घातक परिणाम से कोई बचा नहीं जा सकता। हर कोई जानता है कि अतः पर्यावरण विद्वान बताते हैं कि हमें सही में पर्यावरण की रक्षा करना है तो हमें कुछ बिंदुओं पे क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, नहीं तो पर्यावरण को क्या है पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। जिसमें पहला है कि हमारी आबादी में अत्यधिक वृद्धि क्या हो रहा है। आज वर्तमान समय में क्या है हमारी जो आबादी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होता जा रहा है। अगर इस पे नियंत्रण नहीं लगाया गया तो आने वाले भविष्य में की जो स्वस्थ या संतुलित भविष्य की कामना हम कर रहे हैं वो संभव नहीं प्राप्त कर सके। उसके बाद है द्वितीय है औद्योगिकरण। भारी जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें क्या कर रहे हैं अनियंत्रित रूप से औद्योगिकरण हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए क्या कर रहे हैं उद्योग धंधे लगा रहे हैं। अब इसके कारण से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा अन्य प्रकार के हम अवशिष्टों को नितारने के लिए क्या कर रहे हैं कहीं कहीं फैला रहे हैं। अब इससे कारण से भी क्या हो रही है प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। हमें क्या करना होगा जो औद्योगिकरण है उसको कम करना होगा। जब तक हम औद्योगिकरण को कम नहीं करेंगे जनसंख्या हमारी कम नहीं होगी, औद्योगिकरण क्या नहीं होगा कम नहीं होगा, तब तक हम इन प्रदूषणों को रोक नहीं सकते। उसके बाद आते हैं शहरीकरण। अत्यधिक आबादी और भारी औद्योगिकरण ने शहरीकरण की जो समस्या है वो उत्पन्न कर दी है। छोटे छोटे और गाँव और कस्बों से लोग निकल कर क्या है शहर आने लगे हैं। अब इसके कारण से क्या है जो जनसंख्या की जो भारी समस्या है, जनसंख्या की जो दबाव है वो शहर में आते जा रहा है। अब इसके कारण से भोजन, पानी, आवास, यातायात की कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अब यही कारण है कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में ना बसाकर गांव में बसाना होगा। अब गांव में कभी तभी बसाया जा सकता है कि हम जब वहाँ पर क्या करेंगे सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जिस तरीके से शहरों में सुविधाएं होती है उसी प्रकार से अगर गाँव में हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो इस प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है। उसके बाद आते हैं ऊर्जा का अंधाधुंध उपयोग। इस हमने क्या किया देखा है कि अनेक प्राकृतिक संसाधनों को पृथ्वी के समान समाप्त कर दिया गया है और उसी विकल्प उस कमी को पूर्ति करने के लिए असहाय असमर्थ प्रतीत हुए। कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय में हमने जब से जन्म ली है तब से प्राकृतिक संसाधनों को इस तरीके से उपयोग किए जैसे कि हमने कल ही ये पृथ्वी खत्म हो जाना है आज यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया सभी प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ किया, उसे उपयोग किया है।
जिसके कारण से आज वर्तमान समय में क्या हो रहा है, उसकी जो कमी है हमें खलती जा रही है, धीरे धीरे खलती जा रही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इन सभी की क्रमिक विकासात्मक अभिवृत्ति ने पर्यावरण के भौतिक पक्ष को भारी विपत्ति में डाल दिया है, जिससे मनुष्य की चौबी चारों तरफ से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, बल्कि उसके सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न आने लगी हैं, उनके समाधान होना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः इन सभी कारणों से पर्यावरण का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर शांति स्थापित करना है तो हमें क्या करना होगा, जो शांति के बहु 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 उद्देश्य लक्ष्य है उन सभी को प्राप्त करना जरूरी है। जब तक उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा, उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। उस ये हो गया आज के क्लास। फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रियो सम्मेलन 1992, अंतर्राष्ट्रीय कानून रियो सम्मेलन 1992 कल पढ़ेंगे। 1-2 दिन में यूनिट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लास्ट यूनिट में जाएंगे, परमाणु निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ चुके हैं, निशस्त्रीकरण के बारे में जानते हैं। और इसमें थोड़ी निशस्त्रीकरण के बारे में हल्की फुल्की पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण।